जैसे इस दुनिया में इंटरनेट आया, इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लॉन्च होना शुरू हो गई और उसमें से बहुत सारी चीज़ें क्रांतिकारी भी साबित हुई। इन चीज़ों का हमारे लाइफ पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं ज़रूर प्रभाव पड़ा। अगर आप सोशल मीडिया में या डिजिटल वर्ल्ड में एक्टिव हो तो आपने एक चीज़ के बारे में ज़रूर नोटिस किया होगा। वो चीज़ है NFT। आपने NFT के बारे में कहीं ना कहीं, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में पोस्ट ज़रूर देखा होगा और आपके माइंड में भी ये सवाल आया होगा कि NFT है क्या। शायद फिर आपने गूगल भी किया हो बट आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली। इसी कारण से आज मैं इस वीडियो में आपको NFT के बारे में बताने वाला हूँ। इतने सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी बच्चे को भी फिर एक्सप्लेन कर पाओगे। आज NFT बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, यहाँ तक कि हाल फिलहाल में बॉलीवुड में ही सुपरस्टार जैसे कि सलमान खान और अमिताभ बच्चन ने अपनी खुद की भी NFT लॉन्च कर दी है और यहाँ पे साउथ में रजनीकांत ने भी सेम किया और क्रिकेटर रोहित शर्मा ने भी अपनी NFT लॉन्च कर दी। आखिरकार NFT है क्या, तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट हमें जानना होगा कि NFT का फुल फॉर्म क्या है। NFT का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन्स और इस 3 वर्ड्स में 2 की टर्म्स है। पहला है नॉन फंजिबल और सेकंड है टोकन्स। अब फंजिबल क्योंकि कॉमन वर्ड नहीं है, ज़्यादा लोगों को नहीं समझेगा, इसलिए हम फंजिबल के जगह यूज़ करेंगे वर्ड रिप्लेसेबल। अब ये वर्ड हो जाएगा नॉन रिप्लेसेबल टोकन्स। अब पहले हम फोकस करते हैं नॉन रिप्लेसेबल पे कि ये चीज़ है क्या। अब इमेजिन करो, एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक किताब है और वो उस किताब के मिलियंस एंड मिलियंस में मास प्रोडक्शन हुआ है और हर एक किताब एक जैसे ही है। अभी चाहे आप ये ऑनलाइन स्टोर से खरीदो या कोई छोटे से दुकान से खरीदो, वो बुक सेम होगी। इसी तरीके से ये बुक एक तरीके से देखा जाए तो रिप्लेसेबल है क्योंकि हर एक किताब एक जैसी ही है, बट एक किताब उसमें से जो आपने पढ़ी है वो यूनिक है। वो यूनिक इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसे पढ़ा, वो यूनिक इसलिए है क्योंकि आपने आपके पसंद के अनुसार चीज़ों को हाईलाइट करके रखा है वहाँ पे और अपना नाम भी लिखा है, इसलिए वो बुक यूनिक है। अब ये चीज़ आप कोई भी चीज़ से रिलेट कर सकते हो, चाहे वो कार रहे, कपड़े रहे, फ़ोन रहे या कोई भी एसेसरी रहे। बस ये चीज़ होनी चाहिए उसमें कि वो एक तो नॉन रिप्लेसेबल होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए, मतलब अपने आप में वो एक ही होनी चाहिए और नॉन रिप्लेसेबल होनी चाहिए। यही होता है सीधा सा मतलब नॉन फंजिबल यानी नॉन रिप्लेसेबल का। अब दूसरा सवाल, टोकन्स क्या है, जो कि NFT का लास्ट वर्ड है। अब टोकन्स आपको थोड़े से फेमिलियर वर्ड लग रहा होगा। आपको याद है जब हम कोई सुपरमार्केट या कोई मॉल में जाते थे तो साइड में एक वेट मशीन लगी रहती थी। वो वेट मशीन में हम अपना कॉइन डाल के अपना वेट देखते थे। उसी तरीके से वो कॉइन की जगह आप टोकन को इमेजिन करो, टोकन्स भी उसी तरीके से काम करते हैं। बट जो NFT के टोकन्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। NFT के टोकन्स एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, उस पर राइड करते हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करते हैं। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आप ब्लॉकचेन के बारे में समझ जाओगे तो आपको नेचुरल वे में टोकन्स क्या है वो आराम से समझ आएगी। तो चलिए अभी हम ब्लॉकचेन पे फोकस करते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। तो अभी मैं आपको ब्लॉकचेन के बारे में समझाता हूँ। इमेजिन करो आपकी एक छोटी सी शॉप है, वहाँ पे मैं आता हूँ और आपसे एक टी शर्ट खरीदता हूँ जो कि 100 रुपये का है। मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ, आपका UPI ID स्कैन करता हूँ और अमाउंट डाल के 100 रुपये का मैं अपना पिन डाल के कन्फर्म कर देता हूँ और आपको तुरंत ही 100 रुपीज़ मिल जाते। बट बिहाइंड द सीन्स इन द डिजिटल वर्ल्ड बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे ही मैंने कंफर्म किया पेमेंट, तुरंत से मेरे बैंक के सर्वर ने ये चेक किया कि मेरे बैंक अकाउंट में 100 रुपीज़ सही में है पे करने के लिए या नहीं है। और जैसे बैंक ने देखा हाँ मेरे अकाउंट में 100 रुपीज़ है, वैसे ही बैंक ने ग्रीन फ्लैग दिखा दिया और मेरा पेमेंट अप्रूव कर दिया। इस बीच में आपको ध्यान रखना है कि और एक चीज़ होती है। इस बीच में बैंक जो है वो हमारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रखती है, यानी एक तरीके से डेटा हमारी रखती है। वो डेटा ये होता है कि जब मैं पेमेंट करता हूँ तो मैंने कितना पेमेंट किया और आपने कितना पेमेंट रिसीव किया, इसका एक पूरा डेटा होता है बैंक के पास। अब दूसरा सवाल ये आता है कि बैंक हमारा डेटा क्यों रखती है। बैंक इसलिए डेटा रखती है कि हम और आप, हम सब मिलके बैंक की जो अकाउंटिंग सर्विस है वो यूज़ कर रहे हैं, इसलिए बैंक का एक इनडायरेक्टली एक हक बनता है कि वो हमारे एक्टिविटी पे नज़र भी रखे और उस पर कंट्रोल भी करे। इसी कहा जाता है सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ बैंकिंग। इसका मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का या एक इंसान का एक कंट्रोल होता है चीज़ों पे। दूसरी बात, आपको ये जानना होगा कि सेंट्रलाइज सिस्टम कितना पावरफुल है। अगर ये जानना है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको इसके पावर का अंदाज़ा लग जाएगा। आपको पता ही है अगर गवर्नमेंट तय करे तो वो अचानक से बहुत सारा पैसा भी प्रिंट कर सकती है। इसी तरीके से अगर सोचो गवर्नमेंट ने अचानक से सोच लिया कि वो आज अनलिमिटेड पैसा प्रिंट कर देगी और उसे मार्केट में उतार देगी।
अगर ऐसा हुआ तो थोड़ी ही देर में इकोनॉमी क्रैश कर जाएंगी और देश का इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि रातों रात आपका जो पैसा है जो आपने बैंक में रखा है सेविंग अकाउंट में, उसकी कीमत धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है आपके पास नहीं है, ये है गवर्नमेंट के पास। 2016 नवंबर 8 तारीख को यही हुआ जब हमने अपने आंखों से महसूस भी किया और देखा भी कि जो 500 की नोट थी और 1000 की नोट थी उसको अचानक से डीमोनेटाइज कर दिया और हम ना चाहते हुए भी इसे यूज़ नहीं कर पा रहे थे। ये जैसी अनाउंसमेंट हमने सुनी, हमने अपने जो नोट है वो यूज़ करना बंद कर दिया 500 के और 1000 के। ये चीज़ अगर देखी जाए जो सेंट्रल अथॉरिटी पावर है ये अच्छी भी है, जिससे कि रूल्स और रेगुलेशन अच्छे तौर से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। बट अगर कोई पावर एक्सेसिवली किसी एक इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास चली जाए तो वो एक ड्रॉबैक भी साबित हो सकती है। 2009 में एक बंदा था जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। हालांकि उसको किसने देखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, बस इतना पता है उसका नाम सतोशी नाकामोटो है। उसको यही चीज़ से प्रॉब्लम हुई, उसको प्रॉब्लम हुई सेंट्रलाइज्ड वे के सिस्टम से। वो चाहता था कि क्यों ना मैं एक चीज़ों को डिसेंट्रलाइज कर दूँ। अभी एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैंने आपको 100 रुपये दिए तो वो 100 रुपये का एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बैंक के पास जमा हो जाएगा। यही चीज़ सतोशी नाकामोटो नहीं चाहता था। वो चाहता था जो कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रहे वो पब्लिक रिकॉर्ड में चली जाए, यानी आप और मैं उसे एक्सेस कर सके और हम उसे देख सके और उसे कंट्रोल भी कर सके। इसी तौर से एक कॉन्सेप्ट सतोशी नाकामोटो ने लॉन्च किया जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन सिस्टम। अब जो ब्लॉकचेन सिस्टम है वो एक बहुत ही पेचीदा टेक्नोलॉजी है। उसमें जो करेंसी होती है जैसे कि रुपीज़, डॉलर्स या पाउंड्स वो काम नहीं करते, उसमें टोकन्स काम करते हैं। अभी सपोज मैंने 100 टोकन्स आपको ब्लॉकचेन थ्रू देने हैं, तो अब वो 100 टोकन्स मैंने आपको पे किया है, उसको कौन चेक करेगा? उसको ना ही एक पर्सन चेक करेगा या ना ही कोई इंस्टीट्यूशन चेक करने वाली है। इसे चेक करती है लाखों कंप्यूटर्स जो कि दुनिया भर में एस्टेब्लिश है। वो चेक करते रहती है कि सही में मैंने आपको 100 टोकन्स पे किए या नहीं किए, क्या मैंने अपना ट्रांजैक्शन जो 100 टोकन्स का वो पूरा किया या नहीं किया। जैसे ही वो जो कंप्यूटर से वो चेक कर लेते हैं हाँ मैंने 100 टोकन्स आपको दिए हैं, वैसे ही वो हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो अप्रूव कर देती है। अभी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो हमेशा के लिए सेव हो जाती है, उसे कोई भी अभी इरेज नहीं कर पाएगा। वो जो रिकॉर्ड है अभी वो परमानेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ये सब कैसे कनेक्टेड है NFT से, ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी ज़रूर आया होगा। तो चलिए वापस वो यूनिक बुक के एग्जाम्पल पे जाते हैं। अभी सपोज वो जो बुक है आपको बेचनी है 500 रुपीज़ में, बट अब आप कैसे प्रूव करोगे कि आप ही उस बुक के ओनर हो? अब क्या ये तो बस बुक ही थी, बट वॉट इफ़ इट वॉज एन डिजिटल आर्ट? कोई म्यूज़िक था या कोई पेंटिंग थी या कोई वीडियो था या एक्सेट्रा। तो कैसे प्रूव करोगे आप उसकी ओनरशिप? बाय क्रिएटिंग NFT. This is how NFT works. What a year it has been when you talk about NFTs there. If you've ever bought a skin on Fortnite or a power-up in a video game, you know what an NFT is. This is just for the whole world. It's owning a digital asset, which is a new concept. The use case for NFTs became so much more exemplary and obvious after I got scammed out of a fake Pokemon box. A physical product was not what I bought. That will not happen with non-fungible tokens. NFT जो है वो बहुत ही legit way है of transferring the ownership of any item, digital item or even physical items in such a way that आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्डेड रहेगा, कभी इरेज नहीं होना पाएगा और आपकी ओनरशिप बस आपके पास ही रहेगी। आपको याद ही होगी बहुत ही प्यारी मूवी आमिर खान की PK। अभी सपोज वो जो PK मूवी का एक डिजिटल पोस्टर निकला है इन अ फॉर्म ऑफ NFT। अब उसका ओनर कोई भी हो सकता है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या जो भी है वो कंपनी है मूवी की वो हो सकती है। वो तय करती है वो जो पोस्टर है बेचने के लिए। अब उनके पास वो एक ही यूनिक सा NFT ओरिजिनल PK मूवी का पोस्टर है और आप उसे परचेज कर लेते हो। तो आप उसे परचेज क्यों करते हो? ये एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी पे ये चीज़ काम करती है। जैसे हमें कोई चीज़ रेयर लगती है, जैसे हमें कोई चीज़ एकदम कम मात्रा में दिखती है तो उसकी खुद ब खुद वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट में। इसी टेंडेंसी पे जो है ये चीज़ काम करती। अब चाहे उस मूवी के जैसा कितने भी रेप्लिका बने, कितने भी डुप्लीकेट पोस्टर्स बने, पर जो वैल्यू रहेगी वो रियल जिसने पब्लिश किया NFT के फॉर्म में, ऑफिशियल वे में, डिजिटल, वो लोगों के नज़रों में उसकी वही वैल्यू रहेगी। अभी आपने बहुत सारी शूज़ देखे होंगे एडिडास ओरिजिनल शूज़ के इन
चीप क्वालिटी और चीप प्रोडक्ट में रेप्लिका में आपने बहुत बार देखेंगे, जैसे एडिडास का एडिबास कर दिया, या इवन सेम वो स्पेलिंग भी यूज़ करते हैं, बट रियल हमें वो फीलिंग नहीं आती, एक बार हमें पता चलता है वो फेक है। तो इसी तरीके से जो NFT है पोस्टर, वो रियल फॉर्म में काम करते हैं। इवन मैं तो यह भी कहूँगा कि जितने ज़्यादा रेप्लिका बनेंगे वो चीज़ के, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसकी डिमांड मार्केट में उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, वो उतने ज़्यादा पॉपुलर बनेगा लोगों के बीच में।